बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम कन्नौज मैप जो है वो सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। दोस्तों कन्नौज जो मैप होता है इसको हम के मैप भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs आपको आ सकता है कि कन्नौज मैप का दूसरा नाम क्या होता है, तो कन्नौज मैप को हम के मैप भी कहते हैं। कन्नौज मैप को हम यूज़ करते हैं अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों कन्नौज मैप को हम उस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं जिस बूलियन एक्सप्रेशन में या 2 वेरिएबल हों या 3 हों या 4 हों या मैक्सिमम 5 वेरिएबल हों। ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि अब अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो उसका कन्नौज मैप हम कैसे बनाते हैं। फिर ऐसे नेक्स्ट साढ़े 4 वेरिएबल का बताया। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक लेवल से कन्नौज मैप बनाना सिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम वापस आगे यहाँ से सीखेंगे कि सर ने ये कैसे चीज़ें ड्रा की हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों समझने वाली है, वो ये है कि जहाँ पे सर कह रहे हैं कि जो 3 वेरिएबल कन्नौज मैप होता है ना, यानी के मैप होता है, उसकी शेप आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब वर्टिकल भी और इस तरह हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। दोनों शेप्स ठीक हैं, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी पिक कर लो। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। चलें लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कन्नौज मैप कैसे ड्रा करते हैं। तो पेपर के अंदर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है 2-3 किस्म से पूछा जा सकता है, मतलब 2-3 स्टाइल्स में दिया जा सकता है। या तो आपको इस तरह बूलियन एक्सप्रेशन दी जाएगी, जैसे ABC प्लस ABC, ऐसे लेट से आपको दिया जाता है। और लेट से आपको इस तरह कहा जाता है कि AB के ऊपर बार है, फिर यहाँ पे C और B के ऊपर बार है, ऐसे। यहाँ तो क्वेश्चन आपको इस तरह बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया जाएगा और ये एक मिन टर्म लिखी हुई है, मतलब ये एक SOP फॉर्म लिखी हुई है और ये एक स्टैंडर्ड SOP फॉर्म है, क्योंकि इसकी दोनों टर्म के अंदर तमाम के तमाम वेरिएबल्स कंप्लीट हैं। ठीक है, ये पहला तरीका है सर का क्वेश्चन देने का। दूसरा तरीका सर ऐसे आपको इसी बूलियन एक्सप्रेशन की कैनोनिकल सम दे सकते हैं, कैनोनिकल सम दे सकते हैं। कैनोनिकल सम आपने कल अभी देखा था कि मिन टर्म की जो डेसिमल इक्विवेलेंट होते हैं ना, मिन टर्म के जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, उस डेसिमल इक्विवेलेंट को हम बेसिकली कैनोनिकल सम कहते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। आपको ऐसे समेशन का साइन लगाया होता है और आगे जितने नंबर ऑफ मतलब वैल्यूज गिवन हो डेसिमल के अंदर, तो वो हम पहले लिख ले, मतलब सॉरी वेरिएबल जितने गिवन हो वो वेरिएबल लिखते हैं। जैसे ABC है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AB और कॉमा C ऐसे, और फिर उसके बाद जो है ना वो ऐसे ब्रैकेट के अंदर जो है हमने लिखा होता है कि हम हमारे पास कितनी डेसिमल वैल्यू गिवन है। तो जैसे मान लो 1 और 2 और 3 डेसिमल वैल्यू गिवन है, तो ऐसे जो है आपको इस तरह से भी वैल्यू सर दे सकते हैं। ठीक है, या फिर सर आपको जो है वो ट्रूथ टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं कि आपको सर एक ट्रूथ टेबल देंगे और कहेंगे इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए आपने कन्नौज मैप ड्रा करना है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन सर आपको दे सकते हैं और तीनों का आंसर जो है करने का तरीका एक ही है, कन्नौज मैप। ठीक है, तरीके 3 सर दे सकते हैं क्वेश्चन आपको। तो सबसे पहले हम इस वाले जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो है ना दूसरे वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, ये वाला, ये कैनोनिकल सम वाला, ये बहुत कम है सर आपको दें। मोस्टली या सर आपको ये वाला देंगे ऊपर वाला, ये जो मैंने आपको बताया बूलियन एक्सप्रेशन वाला, या फिर सर आपको जो है कौन सा देंगे, ट्रूथ टेबल वाला। तो मैंने आपको ये समझा देता हूँ, तो ट्रूथ टेबल आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गई बात की। चलें यहाँ पे अब ना सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हम के मैप कैसे ड्रा करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी एक बूलियन एक्सप्रेशन जर्नल एक लिखी थी अपनी तरफ से, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई भी एक्सप्रेशन जो सर ने हमें गिवन की हो। तो यहाँ पे चलते हैं, कोई भी एक एक्सप्रेशन उठा लेते हैं। जैसे ये देखें, ये एक्सप्रेशन सर ने गिवन की हुई है ABC का बार, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसी एक्सप्रेशन को ABC के ऊपर बार प्लस आगे सर ने क्या गिवन किया हुआ है, AB का बार C का बार, AB का बार और C का बार प्लस नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट A का बार BC का बार, A का बार BC का बार, A का बार BC का बार। ठीक है, ऐसे। तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन सर ने हमें गिवन की है और कहा है कि इसका के मैप ड्रा करो। तो
तो दोस्तों अब गौर से ज़रा देखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बच्चों की तरह आपको समझाने लगा हूँ कि ये पेपर में आपको अगर एक्सप्रेशन गिवन हो और आपने इसका के मैप ड्रा करना हो तो बड़ा इजी है इसका के मैप ड्रा करना। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 ये है कि जो भी आपको बूलियन एक्सप्रेशन दी होगी ना सर ने, आपने उसमें देखना कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन से? एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन 3 वेरिएबल के अलावा मुझे चौथा वेरिएबल यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब मुझे समझ आ गई कि मेरे इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी। तो ये स्टेप नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है मैंने देख लिए हैं, फाइंड कर लिया कि मेरे इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि अब आपने ये चेक करना है कि आपका जो के मैप बनेगा उसमें टोटल कितने बॉक्स होंगे, कितने टोटल इंडेक्स होंगे। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए दोस्तों ये जो आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड किए हैं ना, ये आप 2 की पावर ले लो। तो 2 की पावर कितनी लेनी है? जितने आपके ये नंबर ऑफ वेरिएबल आपने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किए हैं। तो मैंने 2 की पावर ले लिया 3, जवाब आया 8, जवाब आ गया 8। तो इसका मतलब है मुझे समझ आ गई स्टेप नंबर 2 के अंदर कि ये जो आंसर 8 आया ना, इसका मतलब है मेरा जो के मैप बनेगा ना इन 3 वेरिएबल्स के लिए, वो उसमें कितने टोटल बॉक्सेस होंगे? टोटल उसमें 8 बॉक्सेस होंगे। उसमें टोटल कितने बॉक्सेस होंगे? 8 बॉक्सेस होंगे। समझ आ गई बात की? चलें, ये भी आपने देख लिया कि टोटल बॉक्सेस कितने होंगे। अब सवाल अगला, ये स्टेप नंबर 3 ये है, सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अगर 8 बॉक्सेस हमने बनाने हैं तो वो बॉक्सेस किस फॉर्म में होंगे, मतलब कितनी रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे उन 8 बॉक्सेस को बनाने के लिए। अब ये स्टेप नंबर 3 है कि ये चेक करना कि आपने जो बॉक्सेस ड्रा करने हैं उनमें कितनी रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे। तो बड़ा आसान है दोस्तों ये भी करना। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं आपके इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप ना इनको इन 3 वेरिएबल को इक्वली डिवाइड कर दो। अब इक्वली डिवाइड तो ये हो नहीं सकते क्योंकि ये 3 वेरिएबल और 3 इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं। या तो ऐसे हम लिखेंगे ए बी और सी को अलग कर देंगे, या फिर हम ऐसे लिखेंगे ए को अलग करके बी सी को जोड़ देंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो आप इन 3 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने, रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करने के लिए या तो इस फॉर्म का इस्तेमाल करोगे जिसमें आप ए बी को सेम मतलब जोड़ के सी को अलग कर दोगे, और दूसरी फॉर्म यहाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ए को अलग करके बी सी को जोड़ दो। तो दोनों ही ठीक है पॉसिबिलिटी, दोनों में से कोई एक चूज कर लो। तो मैं ये वाली चूज कर लेता हूँ। मैंने कहा मैंने ये वाली पॉसिबिलिटी चूज कर ली जिसमें मैंने ए को अलग कर दिया, बी सी को जोड़ दिया। अब दोस्तों जो पहली पॉसिबिलिटी जो आपने पॉसिबिलिटी चूज किया, जैसे आपने ये वाली पॉसिबिलिटी चूज किया, अब इस पॉसिबिलिटी में मुझे ये बताएं, आपके पास दो सिनेरियोज हैं, एक के अंदर ए है और एक के अंदर बी सी है। ठीक है, मतलब इस तरह से आपने डिवीजन किया। अब ये जो आपने डिवीजन किया ना, इस डिवीजन को लिखना वाला कैसे है? इसको लिखना ऐसे है कि ये जो पहले नंबर ऑफ वेरिएबल है इसको नीचे और ये जो दूसरा वेरिएबल है इनको ऊपर। मतलब ऐसे आपने एक लगाना डिवाइडर। क्या करते हैं, जो आपने पॉसिबल अभी भी चूज किया ना, इसके लिए सबसे पहले आपने ऐसे एक डिवाइडर लगाना। ठीक है, डिवाइडर लगा लिया। जब ये आप ऐसे डिवाइडर लगाओगे, अब इस डिवाइडर के नीचे जो है ये आपके पहले वाले वेरिएबल आ जाएंगे और डिवाइडर के ऊपर जो है ये नेक्स्ट वाले वेरिएबल आ जाएंगे। तो मैंने जो कॉम्बिनेशन चूज किया वो है ए और नेक्स्ट बी सी। तो ए हमारा नीचे आ जाएगा और बी सी जो है वो ऊपर चला जाएगा। अगर आपने मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन चूज किया होता तो उसका मतलब फिर क्या था कि ए और बी नीचे आ जाता और सी जो है वो ऊपर चला जाता। समझ आ गई बात की? तो इस तरह दोस्तों हम जो है वो जितने वेरिएबल्स हैं उनको इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इक्वली डिवाइड ना हो रहे हो तो फिर इस तरह हम उनकी पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं कि या तो ऐसे 2 अलग हो जाएंगे, एक अलग हो जाएगा, या फिर ऐसे एक अलग हो जाएगा और 2 अलग हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो पहले हो उसको डिवाइडर के नीचे लिख लेते हैं और जो नेक्स्ट वेरिएबल हो उनको डिवाइडर के ऊपर लिख लेते हैं। समझ आ गई बात की इतनी? चलें जी, इतना आपने सॉल्व कर लिया काम। नेक्स्ट दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपने डिवाइडर लगाया ना, इस डिवाइडर्स के बिल्कुल साथ ऐसे ना एक बड़ा सा बॉक्स बना लेना, ऐसे इसके साथ जोड़कर ऐसे बिल्कुल बड़ा सा बॉक्स बना लेना। लें जी, बना लिया, बॉक्स बना लिया मैंने। ठीक है जी, इतना कर लिया। यहाँ तक उम्मीद है आपको बिल्कुल ठीक समझ आई है। इंशाल्लाह कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी कन्फ्यूजन हुई तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या करना है? नेक्स्ट अब ये करना है कि ये मैंने इतना बड़ा बॉक्स तो बना लिया, अब इसमें रोज कितनी बनेंगी और कॉलम कितने बनेंगे? तो बड़ा आसान है। सबसे पहले ये देखो आपके डिवाइडर के नीचे कितने वेरिएबल हैं। तो डिवाइडर के नीचे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो डिवाइडर के नीचे जितने वेरिएबल है ना उतने ही आप 2 की पावर ले लो। तो
2 की पावर मैं 1 लूंगा, क्योंकि डिवाइडर के नीचे कितने वेरिएबल थे, एक वेरिएबल था, मैंने 2 की पावर लिया 1, तो जवाब आया 2। तो जो जवाब आया ना, इतनी ही आप रो बना लो, क्योंकि दोस्तों जो डिवाइडर के नीचे वेरिएबल होते हैं ना, वो बेसिकली आपकी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो डिवाइडर के नीचे जो वेरिएबल थे, मैंने उतनी 2 की पावर ली, जो जवाब आया इतनी मैं रो बना लूंगा। तो मेरे पास जवाब आया 2, तो इसका मतलब मैं 2 रोज बनाऊंगा। कितनी रोज बनाऊंगा, इस तरह से मैं 2 रोज बना लूंगा। और रोज कहते हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस को। तो ये देखो, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मेरी दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ आ गई बात की। तो 2 रोज बन गई। अब बात कर लेते हैं कॉलम की, कि कॉलम कितने बनेंगे। तो बड़ा आसान तरीका है, देखो अब डिवाइडर के ऊपर जो वेरिएबल है ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आपके कॉलम्स को। तो अब आपने क्या करना है, जो डिवाइडर के ऊपर वेरिएबल है उतनी 2 की पावर ले लो। तो डिवाइडर के ऊपर 2 वेरिएबल है, तो मैं 2 की पावर ले लूंगा 2 तक। तो जवाब आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी यहां पे आंसर आ गया 4। समझ आ गई बात की। तो सॉरी दोस्तों, भाई थोड़ा शॉर्ट था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो जो है वो पास की थी, दोबारा से जो है ना वो मैंने स्टार्ट की है। तो चलिए नेक्स्ट हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखें जरा आप, तो जैसे मैं बता रहा था कि जो डिवाइडर के ऊपर वेरिएबल होते हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे हम, जितने डिवाइडर के ऊपर वेरिएबल है उतने 2 की पावर लें, जवाब आएगा 4। तो इसका मतलब हम 4 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे कितने कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें 4 कॉलम मैं फटाफट से बना लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा हो गया पहला कॉलम। तो कॉलम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट मैं बनाऊंगा इस तरह से दूसरा कॉलम, और नेक्स्ट तीसरा चौथा कॉलम बनाने के लिए ऐसे मैं डिवाइडर लगाऊंगा, तो मेरा तीसरा चौथा कॉलम बन जाएगा। ले जी, बन गया। ये आप गौर कर सकते हैं, ये देखें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये आपका चौथा कॉलम, और पहली रो ये आपकी दूसरी रो। तो देखें हमने बना लिए नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। और अगर आप गौर करो तो देखो, उसने कहा था स्टार्टिंग के ऊपर, हमने स्टेप नंबर 2 में देखा था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स यानी बॉक्स कितने बनेंगे, 8। तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्सेस बन गए। ठीक है, तो देखो कितना इजी वे में मैंने आपको समझा दिया कि के मैप के अंदर किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते करते हम इस तरह के मैप ड्रा करते हो। के मैप ड्रा हो गया जी। अब जनाब आपने ये जो रो है ना, इनकी पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है। और पॉसिबल वैल्यू कैसे कैसे लिखते हैं, अपने इस वेरिएबल को देखते हैं। अगर तो एक वेरिएबल है तो बड़ा पॉसिबिलिटी कैसे लिखेंगे आप। अगर तो डिवाइडर के नीचे हो एक वेरिएबल, तो पॉसिबिलिटी ऐसे लिखोगे, पहली पॉसिबिलिटी 1 और सॉरी 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी 1, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या 1। ये होगी रो की पॉसिबिलिटी, क्योंकि वेरिएबल एक अगर हो तो उसके लिए पॉसिबिलिटी होती है, मतलब सिंगल बिट होती है। तो सिंगल बिट ए की 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है, या ए की वैल्यू 1 हो सकती है। ऐसे दोस्तों अब हम जो है ना बी और सी की जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे इन कॉलम्स के अंदर। ठीक है, अब देखो बी और सी के पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। तो आपको पता ना, ये भी बड़ा आसान है कि अगर किसी भी वेरिएबल के आपने पॉसिबल कम्बिनेशन चेक करने हैं तो उसकी 2 की पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं जिनके मैंने पॉसिबल कम्बिनेशन चेक करने हैं, 2 हैं, एक बी और सी। तो मैंने 2 की पावर लिया 2, जवाब आया 4, यानी इसके 4 कम्बिनेशन बनेंगे। टोटल कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 4। और यहाँ पे मैंने 2 क्यों बनाया, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक, तो 2 की पावर 1 आया, जवाब आया 2। 2 कम्बिनेशन बने थे, देखो 0 और 1, 2 कम्बिनेशन बन गए। अब यहाँ पे बनेंगे 4 कम्बिनेशन। अब वो 4 कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे हम, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले स्टार्टिंग आप करोगे 0 0 से। अब यहाँ पे 0 0 0 0 की मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहली जो वैल्यू है वो बी के लिए है और दूसरी जो वैल्यू है वो सी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 0 0 मतलब बी भी 0 और सी भी 0। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम जो है ना ग्रे रूल को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, ग्रे रूल को। ग्रे रूल ये कहता है कि आप स्टार्टिंग 0 0 से करो, नेक्स्ट आप क्या करो, नेक्स्ट आप राइट बिट चेंज कर दो, राइट बिट चेंज कर दो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेफ्ट बिट चेंज कर दो, फिर राइट बिट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे। तो मतलब ग्रे रूल ये कहता है कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाओगे ना, तो आपने एक बिट, सिर्फ ओनली एक बिट चेंज करनी है, या लेफ्ट या राइट। अगर 2 बिट हो, अगर यहाँ पे 3 बिट होती तो फिर इसका जो है सिनेरियो कुछ और होना था। लेकिन आप सिर्फ 2 को याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे ना के मैप के अंदर हम जो बनाते हैं वो दो ही मोस्टली एक कम्बिनेशन में मोस्टली 2 बिट ही होती हैं, इसलिए आपने 2 को याद रखो कि अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 0 से। अब नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट उसने क्या कहा था, राइट बिट चेंज करनी है। सबसे पहली बिट, पहले स्टेप में राइट बिट चेंज करते हैं। तो ये देखो 0 पहली बिट थी लेफ्ट, ये हमारी लेफ्ट बिट है, ये हमारी राइट बिट है। तो लेफ्ट बिट हमने वैसे लिख दी 0, और जो राइट बिट थी 0 उसको 1 बना दिया, उसको यहाँ पे क्या बना दिया, 1 बना दिया। तो 0 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो राइट बिट है इसको सेम एज इट इज लिख देंगे, और जो लेफ्ट बिट है 0 इसको 1 इसको ट्रीट कर देंगे, मतलब 1 बना देंगे।
समझ आएगी बात की। अब नेक्स्ट स्टेप जब जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी कौन सी बिट चेंज किया, लेफ्ट बिट चेंज किया, अब राइट बिट चेंज करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाके राइट बिट कौन सी है, ये वाली, तो ये 1 है तो इसको 0 बना देंगे, ठीक है। और ये जो लेफ्ट बिट है इसको सेम एज इट इज लिख देंगे 1। तो ये देखो ऐसे ऐसे हम जो है वो पोस्ट कम्बिनेशन जो है वो बनाते हैं के मैप के अंदर, ठीक है। और ये कम्बिनेशन ऐसे ही होनी चाहिए, ये आपने आगे पीछे नहीं करनी है, ये ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप सबसे पहले ना इनकी डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ कि इस बॉक्स के अंदर डेसिमल वैल्यू क्या आएगी। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले दोस्तों जिस भी बॉक्स की डेसिमल वैल्यू फाइंड, तो दोस्तों इन बॉक्सेस की डेसिमल वैल्यू लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी रोज की वैल्यूज में इनपुट करेंगे। तो देखो इस पूरी रो के अंदर इस रो की वैल्यू क्या, 0, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू 0 यहाँ पे, और ये 0 का मतलब क्या, यानी ये ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 0, इस बॉक्स में भी ए की वैल्यू 0, क्योंकि इसको देखो इसकी रो की वैल्यू 0 है, तो जहां जहां रो की वैल्यू है वो पुट कर दो 0, यहाँ पे भी 0। अब देखो इस रो के अंदर वैल्यू क्या है, इस रो के अंदर वैल्यू है 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, ठीक है। उसके बाद अब इनके आगे ये रो की वैल्यू पुट कर दी हर बॉक्स में, अब इनके कॉलम की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करो। तो देखो इस बॉक्स की कॉलम की वैल्यू है 0 0, तो पुट करो 0 और 0, इस कॉलम की वैल्यू है 0 1, इस कॉलम की वैल्यू है 1 1, इस कॉलम की वैल्यू है 1 0, इस कॉलम की वैल्यू है 0 0। अच्छा ये बाइनरी जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो बॉक्सेस के अंदर मैं बाइनरी इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ये आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको फिर भी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आपकी आसानी हो जाएगी अगर आप ऐसे लिखोगे तो। अच्छा उसके बाद इस कॉलम की वैल्यू क्या है 0 1, इस कॉलम की वैल्यू क्या है 1 1, इस कॉलम की वैल्यू क्या है 1 0, ठीक है लिख लिया। अब दोस्तों ये जो आपने डेसिमल सॉरी बाइनरी लिखी है ना, इन बाइनरी का डेसिमल बताओ क्या है। देखो 0 0 0 का मतलब होता है 0, तो यहाँ पे इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो है जी 0, ठीक है। अच्छा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 1 का मतलब होता है 1, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 1। 0 11 होता है, ये किसकी बाइनरी है 0 11, ये 3 की बाइनरी है, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 0 10 ये किसकी बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 100 किसकी बाइनरी है, 4 की बाइनरी है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 101 किसकी बाइनरी है, 5 की बाइनरी है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये 7 की बाइनरी होती है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये 110 यानी 6 की बाइनरी है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। चलें जी लिख लिया, आप देखिए कितना आसान कर लिया हमने अपने काम को। हमने पहले उनकी बाइनरी इक्विवेलेंट लिख ली है और उसके बाद उनकी डेसिमल इक्विवेलेंट लिख ली है। अब बात ये सवाल ये पता होता है कि अब किस बॉक्स में हम 0 पुट करेंगे और किस बॉक्स में 1 पुट करेंगे। तो बड़ा आसान है दोस्तों, सबसे पहली टर्म पकड़ो। अब आपका असल सवाल शुरू हुआ है, के मैप बनाना आपको आ गया। ये देखो मैंने ये के मैप बन गया आपका पूरा, ठीक है। अब इस के मैप के अंदर किस किस बॉक्स में क्या क्या पुट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले देखें, गौर कीजिएगा, जो अब आपको बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है ना, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लो क्या है। देखो और ये बूलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्म के अंदर है, मिन टर्म, ये मिन टर्म है। और आपको पता है ना मिन टर्म के अंदर वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है और अगर उसका बार लगा हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो देखो ये ए है, ए का मतलब है 1, बी है, बी का मतलब है 1, सी बार है, इसका मतलब है 0। अच्छा इस तरह इस जो टर्म है इसकी वैल्यू निकालो क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो। ए है तो ए का मतलब है 1, बी बार है इसका मतलब है 0, चूंकि ये मिन टर्म है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद सी बार है इसका मतलब है ये 0 है। अच्छा ए बार है इसका मतलब है ये 0 है। ये बी है तो इसका मतलब 1 है। ये सी बार है इसका मतलब ये 0 है। चलें जी, मैंने जो अपनी पूरी बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म थी, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तीनों टर्म की जो बाइनरी इक्विवेलेंट था वो लिख लिया। अब देखो पहला जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या है, जो पहला बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 110 है। 110 किसकी बाइनरी होती है, 6 की बाइनरी होती है। इस तरह ये है 100, ये 4 की बाइनरी लिखी हुई है। ये 010 ये 2 की बाइनरी लिखी हुई है। अब दोस्तों ये देखो मैंने बॉक्स डेसिमल भी फाइंड कर लिया है, 6 4 और 2। तो पहली टर्म की जो डेसिमल वैल्यू है 6, तो जिस बॉक्स में 6 है ना वहां जाके 1 पुट कर दो। मतलब जो आपको यहाँ पे टर्म गिवन हो ना, उसकी जो भी डेसिमल वैल्यू बन रही हो उस नंबर वाले बॉक्स में जाके 1 पुट कर देते हैं। तो ये देखो मेरी इस टर्म की डेसिमल इक्विवेलेंट आया 6, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आके 1 पुट कर दिया, ठीक है। और ये देखो इसकी बाइनरी भी फुलफिल हो रही है, देखो 110, और ये देखो यहाँ पे भी बाइनरी 110। अब चाहो तो बाइनरी की बेस पर भी यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे देखो बाइनरी है 100, तो यहाँ पे कहाँ पे है, किस बॉक्स में 100 लिखा हुआ है, ये देखो इस बॉक्स में 100 है और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या 4, तो मतलब बॉक्स नंबर 4 में आओ। ये देखो ये बॉक्स नंबर जिसमें 4 लिखा हुआ है यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखा दो 1, लगा दिया 1। चलें जी ओके जी डन। अगली क्या वैल्यू है जी, अगली वैल्यू है जी 010, मतलब ये 2 की बाइनरी है। तो इस बॉक्स में देखें ये लिखा हुआ 2, तो 2 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, इस बॉक्स में 1 लगा दिया, समझ आ गई। तो जो टर्म गिवन थी उनका जो डेसिमल इक्विवेलेंट था उस वाले बॉक्स में जाकर मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब जो बाकी रिमेनिंग बॉक्स बचे हैं ना उनमें आपने क्या लगा देना, 0 लगा देना। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। इसमें 1 है इसमें नीचे लगाएंगे 0,
ये एम्प्टी है, इसमें 0 लगा देंगे, ये भी एम्प्टी है, इसमें 0 लगा देंगे। समझ आ गई बात की? चलें जी, 0 0 लगा दिया मैंने, लगा दिया जी। चलें जी, इतना हमारा सवाल जो है इतना कंप्लीट हो गया कि हमने के मैप बना लिया, उसमें अपनी वैल्यू सारी पुट कर दी है। अब जनाब हमने इनकी करनी है ग्रुपिंग। क्या करनी है इनकी? ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करने के लिए मैं ये फिलहाल के लिए इसको कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि ये मैंने आपको सारे स्टेप समझा दी हैं, लिहाजा इसको मैं करता हूँ अब रिमूव। और अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसकी ग्रुपिंग करते कैसे हैं। दोस्तों ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहला जो यहाँ पे ना ग्रुपिंग करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप फॉलो करके ग्रुपिंग करते हो अब। ठीक है, तो अभी आपको मैं रूल भी बता देता हूँ। पहला रूल ये होता है कि सबसे पहले याद रखिएगा, लार्ज ग्रुप, मैक्सिमम लार्ज ग्रुप, मैक्सिमम लार्ज ग्रुप, ये पहला रूल है। अब मैं रूल भी आपको बाद में उर्दू में भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, मैं अपनी वर्डिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा रूल ये होता है 2 की पावर, 2 पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2। तीसरा रूल ये होता है ग्रुपिंग करने का कि नो ट्राई, नो रिपीटिंग, रिपीटिंग, ट्राई नो रिपीटिंग डुप्लीकेट, ट्राई नो रिपीटिंग डुप्लीकेट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हाँ, ग्रुप मस्ट बी आ मतलब ये ग्रुप उसका बनता है जिसका मतलब, हाँ, ज्वाइन नहीं यार, यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड यूज़ होगा, एक मिनट हार्ड, ग्रुप बनता है उसका जिसकी वैल्यू कलेक्टिवली हो। इसका होता है इंग्लिश इसकी, हाँ, एडजेसेंट कहते हैं इसको, एडजेसेंट सेल्स। ग्रुप मस्ट बी एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, चलें जी, समझ आ गई बात की? ये दोस्तों 4 रूल जो आपने याद रखने हैं ग्रुपिंग करने के लिए। पहला रूल अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये ग्रुपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रूल की समझ आ गई ना, समझिए आपको के मैप मलाई है, मतलब मलाई का मतलब बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। देखो, पहला रूल मैक्सिमम लार्ज ग्रुप, मतलब कहता है कोशिश करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं, दूसरा रूल पावर ऑफ 2, कहता है जो भी ग्रुप बनाओगे ना वो 2 की पावर होना चाहिए। मतलब ग्रुप बनेगा या तो 1 सेल का, ग्रुप बनेगा 2 सेल का, ग्रुप बनेगा 4 सेल का, ग्रुप बनेगा 8 सेल का, ग्रुप बन सकता है 16 सेल का, ग्रुप बन सकता है 32 सेल का, ऐसे अप टू सो ऑन। मतलब जो भी ग्रुप बनेगा ना वो जितने भी सेल का बन रहा है वो 2 की पावर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 2 की पावर नहीं है तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद अगला रूल है ट्राई नो रिपीटिंग डुप्लीकेट। मतलब ये कि अगर एक सेल है, मान लो ये सेल है, ये ऑलरेडी एक ग्रुप को बनाने के लिए यूज हो चुका है, तो आपने कोशिश करनी है जो सेल एक ग्रुप के अंदर ऑलरेडी यूज हो गया है उसको ट्राई करते हैं कि दोबारा रिपीट ना करें। लेकिन हाँ, रिपीट कर भी सकते हो। अच्छा, ये यहाँ मैंने ये नहीं कहा है कि मतलब नो रिपीटिंग, नहीं, ये मतलब नहीं है, मैंने कहा ट्राई, कोशिश करो वो रिपीट ना हो। मतलब ये रूल ये है कि कोशिश करते हैं कि जो सेल एक दफ़ा ग्रुप बनाने में यूज़ हो गया वो दोबारा यूज़ ना हो। लेकिन हाँ, अगर बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए आपको वो सेल दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप कर सकते हैं, नो इशू। आगे, ग्रुप मस्ट बी एडजेसेंट सेल, कहता है ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट सेल का बनता है। एडजेसेंट सेल किसी को कहते हैं? वो सेल जो आपस में जुड़े होते हैं। अब वो जैसे देखो, ये 0 और ये 1 वाला सेल आपस में जुड़े हैं, मतलब रो वाइज। ऐसे ये देखो 0 और 4 आपस में जुड़े हैं कॉलम वाइज। ऐसे देखो ये जो 0 और ये जो 4 है और ये जो 2 और 6 है ये भी आपस में जुड़े हैं। कैसे बोला? अगर आप इस मान लो इस ग्रुप को ऐसे फोल्ड करो तो ये क्या होगा, ये वाले जो 2 कॉर्नर है लेफ्ट वाले, ये आपके दोनों राइट कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनका भी ग्रुप बन जाता है, लेकिन डायगोनल का ग्रुप नहीं बनता। डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल कहते हैं इसको ऐसे, वो कहते हैं ना, आपने वो अगर वो खेली हो, अगर टिक टॉक टीओ गेम, जिसमें वो कहते हैं ना डायगोनल का ग्रुप नहीं बनता। ठीक है, इस यहाँ पे भी दोस्तों वही सेम रूल है कि डायगोनल का ग्रुप नहीं बनता। मतलब जैसे 0 और 7 और 6 इनका ग्रुप नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। समझ आ गई बात की? चैलेंज ये भी हो गया। तो ये रूल अब हम इनको फॉलो करते हैं और यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। और एक और चीज़, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ग्रुप दोस्तों सिर्फ उन सेल का बनता है जिनके अंदर 1 पुट है, जिनके अंदर क्या है, 1 लिखा हुआ है। जैसे ये देखो, इसके अंदर 0 है, इसका ग्रुप नहीं बनेगा। इस सेल के अंदर 0 है, नहीं ग्रुप बनेगा। इसके अंदर 0 है, नहीं ग्रुप बनेगा। इसके अंदर 1 है, यस, इसका ग्रुप बनेगा। इसके अंदर 1 है, इसका भी ग्रुप बनेगा। इसके अंदर 1 है, इसका भी ग्रुप बनेगा। तो यानी जिसके अंदर 1 हो, जिस सेल के अंदर, उसका ग्रुप बनता है, जिसके अंदर 0 हो उसका ग्रुप नहीं बनता। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब ग्रुप बनाना। देखो,
सबसे पहले देखो वन कहाँ कहाँ है दोस्तों, एक वन ये है, एक वन यहाँ है और एक वन यहाँ है, 3 वन्स हैं। अब इन तीन सेल का ग्रुप बन सकता है? नहीं, क्योंकि 3 का ग्रुप नहीं बनता, क्योंकि 3 2 की पावर नहीं होता। अगर मैं 3 सेल का ग्रुप बनाऊँ तो दोस्तों वो 2 की पावर नहीं बनता। यहाँ तो एक का ग्रुप, एक सेल का ग्रुप बनेगा, या 2 का बनेगा, या 4 का बनेगा, या 8 का, ऐसे बनना। अब देखो जरा, मुझे ये बताओ, क्या मैं इन 2 का ग्रुप बना लूँ? ये जो जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ये, और ये जो 6 लिखा हुआ है, क्या इन 2 का ग्रुप बना लूँ? यस, मैं बना सकता हूँ। कैसे बना? देखो, मैक्सिमम लार्ज ग्रुप बनाते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, सिंगल सिंगल ग्रुप नहीं बनाना। ये ना हो आप इसका अलग ग्रुप बना दो, इसका एक ग्रुप, इसका बना दो, एक इसका बना दो, नहीं। उसने ये भी कहा था मैक्सिमम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर मैं इस 2 और 6 वाले सेल को आपस में कंबाइन कर लूँ तो 2 का ग्रुप बन जाएगा। और ये देखो, 2 जो है वो पावर भी होता है 2 का, और देखो मैक्सिमम बड़े से बड़ा ग्रुप बन रहा है। और नेक्स्ट, रिपीटिंग नहीं है, मतलब ये वन भी अभी तक ग्रुप किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, और ये भी वन अभी तक किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद देखो, ग्रुप मस्ट भी एडजेसेंट सेल, और देखो ये एडजेसेंट, एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं कॉलम वाइज। ये देखो 2 और 6 कॉलम के लिहाज से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। लिहाजा हमने क्या किया, इस तरह इस 2 और 6 का एक ग्रुप बना दिया ऐसे, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया ग्रुप नंबर 1। तो जो हमने ग्रुप नंबर 1 बनाया है उसके अंदर कौन कौन से सेल हैं? ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो है, जो सेल्स मैंने इंक्लूड किए हैं वो सेल नंबर कौन सा? सेल नंबर 2 है, मतलब ये जो जिसमें 2 लिखा हुआ है ये सेल नंबर 2 है, और सेल नंबर कौन सा? 6 है, सेल नंबर 6 है, जिनका मैंने ग्रुप बनाया। चलें जी, अब बाकी देखें। जब दोस्तों आप एक ग्रुप बना, जब एक ग्रुप बना लेते हो, फिर देन देखते हैं बाकी रिमेनिंग कौन से ऐसे सेल हैं जिसमें 1 है अभी भी। देखो, मैंने इन 2 का ग्रुप बना लिया, अब बाकी रिमेनिंग कौन से ऐसे सेल हैं जो यूनिक, मतलब जिनका भी ग्रुप नहीं बना। तो ये देखो, ये सिर्फ एक ही सेल है जिसका भी ग्रुप नहीं बना और जिसके अंदर 1 लिखा हुआ है। लिहाजा एक ऑप्शन ये कि मैं इस अकेले का ग्रुप बना लूँ, क्योंकि 1 का ग्रुप बन सकता है, 1 सेल का ग्रुप बन सकता है, लेकिन मैंने कोशिश करनी है बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की। तो मुझे बताएं, क्या मैं इस 1 को किसी और के साथ मिलाकर, किसी और सेल के साथ, मतलब 2 के साथ या 6 के साथ मिलाकर इसका ग्रुप बना सकता हूँ? यस, बना सकता हूँ। कैसे बना? देखो, अगर मैं 4 को 2 से मिलाऊँ तो ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों बोला? क्योंकि 4 और 2 आपस में कनेक्टिव नहीं है, मतलब एडजेसेंट सेल नहीं है। हाँ, 4 और 6 एडजेसेंट है। कैसे बोला? अगर आप इसको फोल्ड करो तो 4 वाला कॉर्नर और 6 वाला कॉर्नर एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो मतलब 4 और 6 जो है एक दूसरे के एडजेसेंट है, और 0 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट है। और अगर 0 और 4 को कंबाइन कर दिया जाए और यहाँ पे 2 और 6 को कंबाइन कर दिया जाए तो ये चारों एक दूसरे के एडजेसेंट है। लेकिन मेरे पास मजबूरी है, यहाँ पे 0 में 1 नहीं है। अगर यहाँ भी 1 होता फिर मैंने क्या करना था, फिर इन दोनों को मिलाकर और इन दोनों को मिलाकर 4 का एक बड़ा ग्रुप बना लेना था। लेकिन मजबूरी ये है, मेरे पास यहाँ पे 1 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये किया कि इस 4 को मैंने कंबाइन कर लिया इस 6 वाले सेल के साथ। और ये देखें, यहाँ पे देखें मैंने क्या कहा था, ट्राई नो रिपीटिंग डुप्लीकेट। ये देखें, इस सेल का मैंने ऑलरेडी ग्रुप नंबर 1 में उसको यूज़ किया हुआ है। लेकिन मैंने क्या कहा था बोला कि अगर बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए कोई सेल दोबारा यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हो, इशू नहीं है। तो देखो, मैंने 4 और 6 को आपस में जोड़कर एक बड़ा ग्रुप बना लिया है। अगर मैं 6 को ना जोड़ता तो फिर मेरे पास एक ही ग्रुप बना था उसमें सिर्फ एक सेल होना था। लेकिन मैंने कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बने, ठीक है। तो मैंने 4 और 6 को मिलाया तो वो बन गया 2 सेल का ग्रुप। तो जनाब हमारे पास जो दूसरा ग्रुप बन गया है वो कौन कौन सा है? ग्रुप नंबर जो मैंने 2 बनाया है उसके अंदर कौन कौन से सेल हैं? एक सेल नंबर 4 है और एक सेल नंबर 6 है। समझ आ गई बात की? ये ले जो जनाब, ये मैंने 2 ग्रुप बना लिया। अब मुझे बताएं, और कोई ग्रुप बन सकता? नहीं। ये देखो, यहाँ पे भी 0 है। अब कोई भी ऐसा सेल नहीं है यहाँ पे जिसके अंदर 1 हो और वो उसका अभी तक ग्रुप ना बना हो। ऐसा यहाँ पे कोई भी सेल मौजूद नहीं है। 3 सेल थे और तीनों को मैंने मिलाकर 2 ग्रुप बना लिए हैं। पहला ग्रुप नंबर 1 जिसमें सेल 2 और 6 को मिलाया गया है, और दूसरा ग्रुप जिसमें सेल नंबर 4 और 6 को मिलाया गया है। लिहाजा ये 2 का एक ग्रुप बन गया है। अब हमने इनका एक्सप्रेशन, अब बात ये आती है, ग्रुप तो बना लिए, इनका अब एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों, जो ग्रुप बनाते हैं ना उनका 1 बाय 1 एक्सप्रेशन लिखो। तो ग्रुप नंबर 1 में मुझे बताएं कौन से सेल आपने, मतलब ग्रुप नंबर 1 में किन सेल को मर्ज किया? 2 सेल हैं, 2 और 6। अब करना ये है दोस्तों, इन दोनों सेल के अंदर कॉमन वैल्यू देखनी है कौन सी है। तो देखो, यहाँ पे जो बाइनरी है वो है 0 10 और यहाँ बाइनरी है 110। मुझे बताएं, इस सेल नंबर जो 2 है इसकी पहली जो बिट है वो है 0 है, जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी बिट बी को रिप्रेजेंट कर दिया, तीसरी बिट सी को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी पहली बिट ए को रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरी बी को, और तीसरी सी को। और जहाँ पे 0 है इसका मतलब उसके ऊपर बार है, और जहाँ पे 1 है इसका मतलब उसके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे अब 0 है तो इसका मतलब ए बार है। अच्छा, पहले सुन लें गौर से। अच्छा, मुझे ये बताएं, सेल नंबर 2 की जो पहली बिट है वो 0 है, और जो सेल नंबर 6 की पहली बिट है वो 1 है। तो क्या दोनों बिट कॉमन है, सेम है? नहीं। अच्छा, दूसरी बिट को अब देखो, सेल नंबर 2 की जो दूसरी बिट है वो 1 है,
सेल नंबर 6 की जो दूसरी बिट है वो भी 1 है, तो दोनों क्या है सेम, इसकी भी बिट नंबर 2 सेम है और इसकी भी बिट नंबर 2 सेम है। अब देखो बिट नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है बी को, और बिट है क्या 1, तो लिहाजा यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 है इसकी जो एक्सप्रेशन लिखी जाएगी वो होगी पहला बी आ गया, क्योंकि बी क्यों मैंने लिखा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों सेल के अंदर बी कॉमन है। देखो यहाँ पे बी 1 है और यहाँ भी 1 है, जिसका मतलब बी, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0 0 कॉमन होता दूसरी बिट के अंदर, तो यहाँ बी के ऊपर मैंने बार लगाना था, क्योंकि 0 की हम बार लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें जरा, यहाँ पे तीसरी बिट जो है क्या दोनों सेम है, यस सेम है। देखो यहाँ पे तीसरी बिट भी 0 है और यहाँ पे भी तीसरी बिट 0 है, दोनों सेम है, और ये तीसरी बिट रिप्रेजेंट कर रही है सी को, और सी हम लिख लेंगे ऐसे सी को, और सी के ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि 0 बिट है। बिट कौन सी है तीसरी 0, और 0 रिप्रेजेंट करता है बार को, तो यहाँ पे और तीसरी बिट रिप्रेजेंट चूंकि सी को कर रही है, इसलिए मैंने सी लगा के ऊपर बार लगा दिया। समझ आ गई? ले जी, ये हमारे ग्रुप नंबर 1 का ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया आ गया। अब जो ग्रुप नंबर 2 है ना उसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करो, तो ग्रुप नंबर 2 में सेल नंबर 4 सेल नंबर 6 है, सेल नंबर 4 ये है, सेल नंबर 6 ये है, इन दोनों में कॉमन देखो कौन कौन सी वैल्यू है, तो देखो इसकी बिट पहली भी 1 है, इसकी भी पहली बिट 1 है, तो यानी दोनों बिट पहली बिट सेम है, और पहली बिट रिप्रेजेंट कर रही है ए को, और जो पहली बिट है वो है जी 1, तो हम लगाएंगे यहाँ पे ए के, ए जो है दोनों में कॉमन है, सेल 4 सेल 6 में ए कॉमन है। उसके बाद देखें दूसरी बिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दूसरी बिट 1 है, दोनों बिट डिफरेंट है, लिहाजा हम इसको अपने आंसर में नहीं इंक्लूड, क्योंकि उसने कहा था अगर बिट सेम होंगी तो उसको ही इंक्लूड करेंगे, अगर बिट डिफरेंट होंगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, तीसरी बिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी तीसरी बिट 0 है, लिहाजा हम क्या करेंगे, ये तीसरी बिट किसको रिप्रेजेंट करें, सी को, लिहाजा यहाँ पे लगाएंगे सी, और सी के ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, तीसरी बिट 0 है इसलिए उसके ऊपर सी के ऊपर बार आ गया। चले जी, तो ग्रुप नंबर 1 का जो एक्सप्रेशन आया वो है जी बी सी का प्राइम बार, और ग्रुप नंबर 2 का जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया वो है जी ए सी का बार, यही आपका आंसर है। इसको आप तरतीब से लिख लो, कैसे लिखना है इसको, लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं एफ इक्वल टू, मतलब एफ मीन आपका आउटपुट, इक्वल टू, अब जो आपके पहले ग्रुप का एक्सप्रेशन आया वो लिखो बी, उसके ऊपर बार प्लस, मतलब एक ग्रुप जब कंप्लीट हो जाएगा अगले ग्रुप पे जाने से पहले प्लस लगाते हैं, प्लस आगे क्या ए सी का बार, ए सी का बार, अब जिस चीज़ के ऊपर बार है उसके ऊपर बार लगाओ, तो ये देखो यहाँ पे सी के ऊपर बार था और यहाँ पे सी के ऊपर बार था, ले ये आपकी आउटपुट आ गई है इस के मैप की। ये आपको वो जो स्टार्टिंग के ऊपर आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया था उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए के मैप के थ्रू तो आपके पास ये आंसर आता है एफ इक्वल टू बी सी का बार प्लस ए सी का बार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अगर चाहे 4 वेरिएबल, अगर फर्ज करो 4 वेरिएबल का के मैप दिया गया तो वो भी ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, कि फ़र्क क्या आएगा भला, फ़र्क उसमें ये है कि मान लो उसमें 4 वेरिएबल हैं ए बी सी और डी, उसमें क्या होगा पहले दो, क्योंकि इक्वली डिवाइड करते हैं पहले दो जो वेरिएबल है ए बी वो नीचे आ जाएंगे, यहाँ मतलब यहाँ पे ए बी आ जाएगा नीचे, डिवाइडर के नीचे ए बी आ जाएगा, और डिवाइडर के ऊपर सी डी आ जाएगा, सी डी जो है वो डिवाइडर के ऊपर आ जाएगा, मतलब इक्वली डिवाइड करना था, तो ए बी नीचे और बी सी डी ऊपर, ऐसे। बाकी सारे स्टेप्स वैसे हैं जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, जैसे ग्रुपिंग किया वैसे ही करनी है। फिर जो ग्रुपिंग करते हैं उस ग्रुपिंग में जो कॉमन वेरिएबल होते हैं उनको अलग कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं आंसर में, फिर उसको फाइनल एक ही सिंपल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। तो मतलब 3 वेरिएबल का आपको समझ आ गई है। अब 4 भी सेम ऐसे ही करना था, सिर्फ फ़र्क इतना था कि 4 वेरिएबल जो के मैप होता है उसमें टोटल जो सेल होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 सेल होते हैं, और उसमें डिवाइडर के 2 वेरिएबल डिवाइडर के नीचे आ जाते हैं और 2 वेरिएबल डिवाइडर के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आ गई है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में सिर्फ 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप की बात की जा रही है, और मैंने आपको बच्चों की तरह वो सारा समझा दिया कि कैसे इसको मैंने सॉल्व किया करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम नोट्स पे आते हैं और देखते हैं सर ने ये कैसे किया। चलें, अब आपको जल्दी, मुझे उम्मीद है अब आपको सही समझ आ जाएगी। अगर अब जल्दी यहाँ पे बताऊँ तो जल्दी समझ आ जाएगी आपको। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल थे, तो यहाँ पे देखो वही सेम चीज़, क्या आपकी मर्जी, देखो 2 वेरिएबल या नीचे ले जाओ डिवाइडर के, या 1 वेरिएबल ऊपर ले जाओ, या आपकी मर्जी 1 वेरिएबल नीचे ले आओ और 2 वेरिएबल ऊपर ले जाओ। ये वो सर वो बेसिकली बता रहे हैं। अब देखो अगर 2 वेरिएबल नीचे होंगे तो फिर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये ग्रे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऊपर चूंकि डिवाइडर के ऊपर 1 वेरिएबल है तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1। ऐसे अगर इस शेप को फॉलो करें तो फिर देखें इसमें बटे के नीचे 1 वेरिएबल है, डिवाइडर के नीचे 1 वेरिएबल है, तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1, और डिवाइडर के ऊपर 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे कैसे, 0 0 0 1 1 1 1 0, ग्रे रूल को फॉलो करते हुए, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, अब समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें ये सेल के अंदर जो है उसने डेसिमल इक्विवेलेंट पुट किया है। ये डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकाला है, वो उसने ये बाइनरी देखी है, पहले उसने रो और कॉलम की बाइनरी देखकर, ये देखो 0 0 0, तो 0 0 की बाइनरी वो मैंने आपको सारा समझा दिया, मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो डेसिमल मैंने निकाल के दिखाए थे 0 1, ये डेसिमल मैंने अभी फाइंड करके दिखाए थे ना, ये बेसिकली वही सारा पुट कर रहे हैं, 0 1 3 2 4 5 7 6। चलें जी, उसके बाद ये सारा रूल बता रहे हैं, सारा वही जस्ट रीड, आपने जस्ट रीड करना है,
बाकी मैंने आपको सारा समझा दिया। पेपर में आपको ये प्रैक्टिकल आएगा, मतलब इस तरह आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, इस तरह सारा थ्योरी नहीं पूछेंगे सारी इसकी, प्रैक्टिकली सारा आपको एक देंगे एक्सप्रेशन, कहेंगे इसका के मैप ड्रा करके दिखाओ, तो फिर आपने चाहे वो 3 वेरिएबल वाला हो तो वो भी आप कर सकते हो, अगर 4 वाला तो वो भी आप, ये देखो ये 4 वाला आ गया, 4 वाला समझाऊंगा कैसे करना था, देखो सेम वैसे ही, देखो सेम वैसे ही, सिर्फ फ़र्क क्या है, 4 वेरिएबल थे, 2 डिवाइडर के नीचे आ गए, 4 वेरिएबल थे ए बी सी और डी, देखो पहले 2 वेरिएबल जो थे ए बी वो डिवाइडर के नीचे आ गए हैं, और जो अगले 2 वेरिएबल हैं वो डिवाइडर के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। अब देखो डिवाइडर के नीचे भी 2 वेरिएबल हैं, तो उसमें भी देखो 4 रो बनी है, क्योंकि बोलते हैं ना डिवाइडर के नीचे जो वेरिएबल होते हैं वो आपकी रो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 की पावर 2 लिया तो जवाब आया 4, तो 4 रोज बन गई। ऐसे डिवाइडर के ऊपर भी 2 वेरिएबल है, इसका मतलब 2 की पावर 2 जवाब आया 4, तो देखो 4 कॉलम बन गए। टोटल सेल जो है वो 16 बन गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेल बन गए। अब सवाल ये बताता है ये इसने ये कॉम्बिनेशन कैसे लिखी है, वो आपको पता है ग्रे रूल को फॉलो करते हुए। तो इसमें जो पहले ये जो रो के अंदर जो बिट हैं दो दो, ये किसको रिप्रेजेंट करिए, पहली बिट ए को रिप्रेजेंट करिए, दूसरी बिट बी को रिप्रेजेंट करिए, ए बी और ए बी। अब ऐसे ही कॉलम के अंदर ये जो पहली बिट है ये सी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरी बिट है वो आपके डी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे यहाँ पे भी सी डी और सी डी, समझ की बात की। उसके बाद ये इसने डेसिमल इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं, वो मैंने आपको लिखने सिखा दिए थे स्टार्टिंग के ऊपर ही। चलें देखो इतना ईजी है। अब इसमें हमें जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखेंगे उस जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसका हम निकालेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट। उस डेसिमल इक्विवेलेंट के हिसाब से जिस जिस सेल के अंदर वो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वहाँ जाके 1 पुट कर देंगे, जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे उसमें 0 पुट कर देंगे, और उसके बाद जहाँ जिस जिस सेल में 1 होगा उन वंस को देखते हुए हम जो है ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग करने के लिए हम ये रूल सारे फॉलो करेंगे। ठीक हो गया, चलें जी। तो उम्मीद है अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही, सारा आपको समझ आ गया। ये देखो यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहे हैं सारी, इसको जस्ट आपने रीड करना है कि बस आपको के, इस लेक्चर का मतलब है आपको बस ये के मैप बनाना आना चाहिए। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट चलते हैं। ग्रुपिंग एंड एडजेसेंट सेल, ये देखो सर कहते हैं ग्रुपिंग जो है एडजेसेंट सेल की करते हैं। अब एडजेसेंट सेल किस किस फॉर्म में, यहाँ तो एडजेसेंट सेल जो है रो की फॉर्म में होते हैं, ये देखो ना मैंने जैसे बताया था आपको, इसको ये जो रो एक पूरी रो है ये भी आप आपस में एडजेसेंट है रो वाइज। ऐसे ही कहता है कॉलम वाइज भी एडजेसेंट होते हैं। कैसे बोला, कॉलम वाइज एडजेसेंट क्या होती हैं, ये देखो दिस इज एडजेसेंट कॉलम वाइज, मतलब 1 0 और 4 वाला कॉलम आपस में कॉलम वाइज एडजेसेंट है। ठीक है, उसके बाद कहता है 4 कॉर्नर सेल्स वो भी एडजेसेंट होते हैं। 4 कॉर्नर मीन ये देखो ये वाले 2 लेफ्ट कॉर्नर और ये वाले 2 राइट कॉर्नर ये भी आपस में एडजेसेंट है। वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि अगर मान लो आपके पास एक कागज़ हो और उसको आप ऐसे फोल्ड करो तो आपको पता ना उसके दोनों कॉर्नर आपस में से जुड़ जाएंगे, तो वो एडजेसेंट बन जाएंगे एक दूसरे के। तो जो लास्ट लेफ्ट और राइट वाले कॉर्नर है वो भी आपस में एडजेसेंट है। उसके बाद रो कॉलम ग्रुपिंग और 4 8 कहता है अगर आपने रो या कॉलम के अंदर ग्रुपिंग करनी है तो वो किसकी होती है, या 4 की होती है, 4 का ग्रुप बनता है, या 8 का, या 16 का, या 32 का, ऐसे मतलब जो भी ग्रुप बनेगा वो 2 की पावर होना चाहिए। ठीक हो गया, चलें जी। अच्छा जी, आगे मैपिंग अ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। कहता है ये आपको पता है कि हमें अगर एक एसओपी फॉर्म गिवन हो और उसको हमने स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था, वो यहाँ पे सर करके दिखा रहे हैं, तो ये समझने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये देखें, ये हमें सर ने कुछ ये वही बात आ गई, वो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग पर सर आपको यहाँ तो बूलियन एक्सप्रेशन देंगे और कहेंगे इसका के मैप ड्रा करो, यहाँ सर इस तरह आपको कैनोनिकल सम दे सकते हैं। ये देखो ये बेसिकली ना ये कैनोनिकल सम लिखा हुआ है कि सर कह रहे हैं आपके पास कैनोनिकल सम है 1 4 5 6 8 13 एंड 14। सर कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग के मैप बनाओ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अब आप यकीनन मुझे पता है आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि अब इस कैनोनिकल सम से को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे के मैप के अंदर कितने वेरिएबल होंगे। तो दोस्तों बड़ा आसान है, देखो मुझे ये बताएं ये जो आपको कैनोनिकल सम गिवन है इसमें वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 14 तक है। कहाँ 1 से लेकर 14 तक है। मुझे ये बताएं अगर आप 2 की पावर 3 लो तो क्या जवाब आता है, 2 की पावर 3 जवाब आता है 8। तो मुझे बताएं क्या यहाँ पे आपकी जो कैनोनिकल सम गिवन है उसमें 8 से बड़ी वैल्यू गिवन है, यस है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला गलत हो गया। अब आपके 2 की पावर लो 4 जो आप कहता है 16। मुझे ये बताएं यहाँ पे जो इस कैनोनिकल सम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है 14 क्या वो इस आपके आंसर से छोटी है, यस छोटी है, तो इसका मतलब है ये फार्मूला बिल्कुल सही पुट हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है हमने 2 की पावर कितनी ली है 4, और 4 हमारी 2 की पावर 4 लेने से क्या हुआ है हमारी जो मैक्सिमम कैनोनिकल सम वैल्यू थी वो हमारे इस फार्मूले के अंदर के अकॉर्डिंग सही फिट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस कैनोनिकल सम के अकॉर्डिंग हमारे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। ऐसे हम फाइंड करते हैं कि वेरिएबल इस कैनोनिकल सम के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब 2 की पावर हम लिया 4, तो इसका मतलब 4 वेरिएबल होंगे A B C और D। ये देखो A B C D, जिसमें 2 डिवाइडर के नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद उनके कम्बिनेशन लगाएंगे, यहाँ पे भी 4 कम्बिनेशन A B के लिए और ये कम्बिनेशन 4 C D के लिए। उसके बाद सेम देखो अब बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे पहला क्रोनिकल सम क्या है 1, तो 1 वाले सेल में जाके 1 पुट कर देंगे। ये देखो ये 1 वाला सेल है, इसमें 1 पुट कर दिया। उसके बाद है 4, तो 4 वाला सेल कौन सा, ये या 4 वाला सेल, इसमें 1 पुट कर दिया। फिर है 5 में जाके ये देखो ये 5 वाला सेल है, इसमें 1 पुट कर दिया। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई है। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह क्रोनिकल सम में दिया हो तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे अब सर ने कुछ एग्जाम्पल दी हैं। ये सर ने कहा एक आपके पास एक्सप्रेशन है, इस बूलियन एक्सप्रेशन को सबसे पहले आपने ये देखें, ये आप एक जनरल एक्सप्रेशन लिखी हुई है एसओपी की, आप इसको जो है सबसे पहले कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड एसओपी के अंदर। अब इसको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए ये पहली जो टर्म है इसमें क्या मिसिंग है, इसमें 2 वेरिएबल मिसिंग है बी और सी, तो आप बी और सी फिल करोगे इसमें, मतलब पुट करोगे। फिर उसके बाद इसमें क्या इस सेकंड टर्म के अंदर ए मिसिंग है, तो ए फिल करोगे आप। तो वो कैसे पुट मतलब फिल करते हैं वो आपको रूल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया सारा कंप्लीट। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो इस तरह ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी वही है सेम एज इट इज के में बनाया। ये एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी वैसे ही करनी है, सारा वैसे ही करना जनाब। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन यूजिंग द कार्नोज मैप। ये सर वही बता रहे हैं, मतलब अगर 3 वेरिएबल के मैप हो तो उसमें किस किस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं, मतलब कितने साल की ग्रुपिंग होती है। या तो 1 साल की ग्रुपिंग होती है, अगर 3 वेरिएबल के मैप हो तो उसमें या तो 1 साल की ग्रुपिंग होती है, या 2 साल की ग्रुपिंग होती है, या 4 की ग्रुपिंग होती है, ठीक है, या 8 साल की ग्रुपिंग होती है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर 4 वेरिएबल के मैप हो तो उसमें या तो 1 साल की ग्रुपिंग होती है, या 2 की ग्रुपिंग होती है, या 4 की होती है, या 8 की होती है, और या फिर 16 की ग्रुपिंग होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 16 बॉक्सेस होते हैं, तो 16 की मैक्सिमम ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सर एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ ग्रुपिंग करने की। ये देखें ये ग्रुपिंग कुछ एग्जाम्पल है, इन ग्रुपिंग की एग्जाम्पल को आपने खुद देखना है, क्योंकि मैंने आपको बड़ा डिटेल समझा दिया कि ग्रुपिंग करते कैसे हैं। तो ये ग्रुपिंग की एग्जाम्पल सारी आपने खुद देखनी है, मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं है। लास्ट पे एक टॉपिक हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। ये देखें अब यहाँ पे सर ने जो तीसरा मैंने आपको बताया था कि ये सारे ट्रूथ टेबल देंगे और कहेंगे इसका के मैप बनाओ। तो ट्रूथ टेबल के थ्रू के मैप कैसे बनाते हैं, देखो ट्रूथ टेबल के अंदर जो आपके पास ये गिवन हो ना आउटपुट, मतलब एफ वाला कॉलम जिसमें एफ लिखा हो, उसमें देखते कहाँ कहाँ 1 है। तो मतलब एफ की जिस रो के अंदर 1 हो ना उसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और इसी तरह यहाँ यहाँ पे भी देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 था वहाँ हमने हाईलाइट कर दिया एफ वाले कॉलम को। उसके बाद देखते हैं किसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल है। तो चार वेरिएबल का के मैप बनाएंगे और उस के मैप के अंदर हम क्या करेंगे 1 कहाँ कहाँ पुट करेंगे। देखो एफ के अंदर इसने बताया हुआ हमें खुद ही, कहता है जहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1, मतलब कहने का ये है, मतलब सेल नंबर 1, ये किसकी बाइनरी लिखी हुई है, ये बाइनरी है 1 की, तो मतलब कहता है सेल नंबर 1 में जाके 1 पुट कर दो। ऐसे देखो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये है इसकी बाइनरी चेक करो 0 0 11, ये 3 की बाइनरी है, मतलब सेल नंबर 3 में जाओ वहाँ पे 1 पुट कर दो। ऐसे ये देखो ये किसकी बाइनरी लिखी हुई है 0 101, ये 5 की बाइनरी है, तो मतलब सेल नंबर 5 में जाओ वहाँ पे 1 पुट कर दो। और ये सेल नंबर 5 मीन जो मैंने आपको बताया था कि ये डेसिमल कैसे निकालते हैं, तो ये डेसिमल अगर आप लिख लोगे ना पहले ही तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो यही वो बता रहा है, देखो सेल नंबर 5 में आए यहाँ पे आगे 1 पुट कर दिया ऐसे ही। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये देखो ये है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये बाइनरी चेक करो, ये इसके बिल्कुल सामने बाइनरी क्या लिखी हुई है 0 111, ये 7 की बाइनरी है, तो मतलब हम ये देखो ये सेल नंबर 7 में आएंगे यहाँ पे आगे 1 पुट कर देंगे। तो ऐसे ही बेसिकली करना है। तो ऐसे ट्रूथ टेबल के अंदर बेसिकली हम करते हैं कि आउटपुट वाले कॉलम में जहाँ जहाँ 1 हो उस 1 के अकॉर्डिंग जो भी बाइनरी हो उस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं और उस डेसिमल इक्विवेलेंट वाले सेल में जाकर 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं। बूलियन एक्सप्रेशन गिवन हो डायरेक्ट उसका भी के मैप बनाना सिखा दिया। अगर आपको क्रोनिकल सम दिया जाए इस तरह से, क्रोनिकल सम देखो 1 3 5 7 11 एंड 13 इस तरह से क्रोनिकल सम दिया जाए डायरेक्ट, उसका भी आप के मैप मैंने बनाना सिखा दिया आपको कैसे बनाते हैं। और अगर ट्रूथ टेबल दिया हो तो उसका भी के मैप बनाना सिखा दिया। चलें जी 3 वेरिएबल का भी बनाना सिखा दिया और 4 वेरिएबल वाला भी बता दिया। अब लास्ट में एक टॉपिक है डोंट केयर कंडीशन। अब ये क्या होती है, इसको इंशाल्लाह हम जो है थोड़ी देर बाद कवर करेंगे क्योंकि नमाज का टाइम है, तो नमाज पढ़ के फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को, ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, तो इसको हम इंशाल्लाह नमाज के बाद कवर करेंगे। तब तक आप वेट करें। अब दोस्तों हम अपना जो टॉपिक है लास्ट वाला डोंट केयर कंडीशंस उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये डोंट केयर कंडीशन जो है वो आपको के मैप के अंदर दी जाती है और फिर आप इसको सॉल्व करते हो। अब देख लेते हैं कि अगर हमें डोंट केयर कंडीशन दी जाए हमें मतलब के मैप के सॉल्व करने के लिए तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल के मैप ऑलरेडी समझा दिया। अब मैं आपको
जो है 4 वेरिएबल के मैप के साथ जो है ये विद डोंट केयर कंडीशन समझा देता हूँ। तो इससे आपके दो फ़ायदे हो जाएंगे, आपको 4 वेरिएबल के मैप की भी समझ आ जाएगी, वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ साथ आपको डोंट केयर कंडीशन की भी समझ आ जाएगी। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो पूरी चीज़ें हैं ये सारी रिमूव कर देता हूँ। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, अब दोबारा ये रूल नहीं बताऊँगा, ये रूल सारे आपको ग्रुपिंग की याद होनी चाहिए। चलें जी वापस चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक लिख लेते हैं एक्सप्रेशन। तो दोस्तों आपको सबसे पहले गिवन होगा मिन टर्म, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन जिसका आपने के मैप ड्रा करना है। समझ आ गई बात की? तो वो आपको 3 फॉर्म में गिवन हो सकता है, या तो उसके लिए आपको बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा मिन टर्म का, या उसकी कैनोनिकल सम गिवन होगा, या फिर उसका आपको ट्रुथ टेबल गिवन होगा। तो तीनों फॉर्म के अंदर कैसे के मैप बनाते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको डोंट केयर कंडीशन गिवन होती है तो डोंट केयर कंडीशन भी सारे इन तीनों ही फॉर्म के अंदर गिवन कर सकते हैं। यहाँ तो सर डोंट केयर कंडीशन की आपको बूलियन एक्सप्रेशन देंगे जैसे क्वेश्चन की मीन टर्म की दी, ऐसे ही सर आपको डोंट केयर कंडीशन जो है यहाँ कैनोनिकल सम की फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे सर ने आपको मिन टर्म देंगे 1 डेसिमल वैल्यू इक्विवेलेंट उसका 1 2 3 ऐसे डोंट केयर कंडीशन भी सारे ऐसे ही आपको दे सकते हैं। या तीसरी सिचुएशन ये है कि सर जिस तरह आपको मिन टर्म जो है वो ट्रुथ टेबल की फॉर्म में देंगे, ऐसे ही आपको डोंट केयर कंडीशन भी फिर ट्रुथ टेबल की फॉर्म में देंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जिस फॉर्म के अंदर मिन टर्म सर गिवन करेंगे ना, उसी सेम फॉर्म में डोंट केयर कंडीशन भी देंगे। अगर मान लो मिन टर्म आपको बूलियन एक्सप्रेशन में बूलियन एक्सप्रेशन में गिवन है कुछ इस तरह से, लाइक आपको जो मिन टर्म सर ने दी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है जी मान लो ए बी सी का प्राइम प्लस ए सी और ए बी और सी, मान लो ऐसे मिन टर्म दी है। तो फिर सर आपको जो डोंट केयर कंडीशन देंगे ना वो भी इसी फॉर्म में देंगे, लाइक कैसे ए बी सी और सी के ऊपर बार प्लस ए बार बी सी का बार ऐसे। तो मतलब दोनों सेम सर फॉर्म में देंगे कि अगर मिन टर्म इस फॉर्म में दी है तो फिर डोंट केयर भी इसी फॉर्म में देंगे। और अगर सर आपको मान लो कि जो मिन टर्म है वो दे रहे हैं कैनोनिकल सम फॉर्म में, मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट दे रहे हैं आपको, जैसे आगे मैंने आपको बताया था 1 2 और 6 और 7 ऐसे दी है। तो फिर आपको डोंट केयर कंडीशन भी सारे इसी फॉर्म में देंगे, लाइक 3। और डोंट केयर कंडीशन जो होगी ना वो आपके मिन टर्म के डेसिमल इक्विवेलेंट के अंदर जो मिसिंग सेल्स है ना, जैसे यहाँ पे देखो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो वो मिसिंग यहाँ पे फिल कर देंगे सर। तो जो मिसिंग सेल्स होंगे ना वही आपको सर डोंट केयर कंडीशन में देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 मिसिंग है तो 3 दे दिया, ऐसे सर 4 और 5 मिसिंग है सर 4 और 5 दे सकते हैं। लेकिन सारे नहीं दें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे सर देंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे अगर मान लो 3 4 5 मिसिंग है तो सर 3 4 5 तीनों देंगे, नहीं, वो सर की मर्ज़ी है। सर 3 दें या सिर्फ 4 दें या 4 5 दें तो वो सर की मर्ज़ी है डोंट केयर कंडीशन में सर। लेकिन ये तो मस्ट है कि यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन में सर सेल वही देंगे कैनोनिकल सम के जो आपके इस मिन टर्म के अंदर मिसिंग होंगे, उनमें से कुछ सेल आपको देंगे। अच्छा, ये दूसरी फॉर्म होगी। और तीसरी फॉर्म वो ट्रुथ टेबल वाली की, अगर सर ट्रुथ टेबल देते हैं ना आपको मिन टर्म का, तो उसी ट्रुथ टेबल के अंदर एफ वाले कॉलम के अंदर मैंने आपको अभी भी समझाया था, एफ वाले कॉलम में अगर 1 1 जहां पुट हो ना, आपने समझा ना वो मिन टर्म गिवन है आपको, और जहां एक्स गिवन होगा ना आपने समझा ना वो डोंट केयर कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज याद रखिएगा, ये देखें पढ़ें जरा, डोंट केयर कंडीशंस आर मार्क्ड एज एक्स, कि यानी जहां पे ट्रुथ टेबल के अंदर एक्स लिखा होता है ना आउटपुट के अंदर, यानी एफ वाले कॉलम के अंदर, एफ वाला कॉलम मीन ये वाला कॉलम, मैं आपको दिखा दूं एक दफ़ा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह की। ये देखें, ये आउटपुट वाला कॉलम जो होता है, दिस इज द आउटपुट कॉलम एंड दिस इज द आउटपुट कॉलम। इस आउटपुट कॉलम में अगर किसी सेल के अंदर एक्स लिखा होता है, आपने समझ जाना वो एक डोंट केयर कंडीशन गिवन है आपको, ठीक है। और अगर 1 लिखा होता है इसका मतलब वो मिन टर्म गिवन है आपको। तो जो जीरो जहाँ पे लिखा था उसको छोड़ देते हैं, वो जीरो आपके लिए नहीं है, वो जीरो अक्सर में मैक्स टर्म की वैल्यू होती है, और मैक्स टर्म हम नहीं उठाते, हम मिन टर्म उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, जिसमें 1 1 पुट है, यहाँ जिसमें एक्स है वो डोंट केयर कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गई। ये देखें यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एज एक्स, हम डोंट केयर कंडीशन को एक्स से डिनोट करते हैं इन द आउटपुट कॉलम, जो हमारा आउटपुट कॉलम होता है उसके अंदर ऑफ द फंक्शन टेबल, जो हमारा फंक्शन टेबल होता है उसमें, ठीक है। यानी कि सर कहना जो हमारे फंक्शन टेबल की जो आउटपुट वाला कॉलम होता है ना, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, उसके अंदर अगर एक्स लिखा होगा ना जिस सेल के अंदर, वो आपकी डोंट केयर कंडीशन होती है, कोरिस्पोंडिंग टू द डोंट केयर कंडीशन, जो कि बेसिकली हमारी डोंट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो चले मैं यहाँ पे आपको किसी भी एक फॉर्म, अब तीनों फॉर्म के अंदर आपको अगर गिवन किसी भी एक फॉर्म में गिवन हो तो आप इजीली उसको के मैप में ड्रा कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में सर आप गिवन करें,
आप उसका इजीली रूल सारे वही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए, स्टेप सारे वही हैं। ठीक हो गया। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक मिन टर्म ले लेता हूँ बूलियन फॉर्म के अंदर, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ एक काम करता हूँ मैं, कैनोनिकल, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन वाली आपको समझ आ गई है, वो आगे मैंने जब 3 वेरिएबल वाला करवाया तो उसमें आपको बूलियन एक्सप्रेशन मैंने दी थी। अब मैं मानो कैनोनिकल सम वाले ले लेता हूँ। तो फर्ज करते हैं हमारे पास ना कैनोनिकल सम गिवन है 1 और 5 और 7। यहाँ सर वाला ले लेते हैं जो सर ने हमें गिवन किया हुआ है। एक मिनट जरा एक काम करते हैं, यहाँ पे ना सर ने भी हमें एक कैनोनिकल सम वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सर ने हमें वैल्यू दी हुई है 1 और 1 के बाद ये क्या 3, ये कौन सा कॉलम है 4 वाला, 3 के बाद ये कॉलम है, अल्लाह को भला करे, ये कौन सा कॉलम है जनाब 0 0 0। ओहो ये तो आउटपुट वाला कॉलम नहीं है, मैं भी गलत कर रहा हूँ। ये जनाब आउटपुट का कॉलम ये है एफ वाला, सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये कॉलम है आउटपुट वाला आपका। इसमें देखते हैं। अच्छा इसमें देखो पहला ये 1 की बाइनरी है 0 0 0 1, ये 1 की बाइनरी है तो इसका मतलब मुझे 1 गिवन है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मुझे मिन टर्म में 1 गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है नेक्स्ट, मैं यहाँ से देख के फटाफट लिख लेता हूँ। 1 की बाइनरी गिवन है, मिन टर्म गिवन है। उसके बाद ये कौन सा कॉलम है 0 0 11, ये 3 की बाइनरी होती है, मतलब मुझे 3 की मिन टर्म मतलब 3 वाला सेल गिवन है, 3 की कैनोनिकल सम। और उसके बाद 3 भी हो गया, फिर 5 गिवन है और फिर 7 गिवन है। तो यहाँ से मैं देख देख लिख लेता हूँ 5 गिवन है और 7 गिवन है। फिर उसके बाद मुझे क्या गिवन है वो देख लेते हैं। उसके बाद मुझे कुछ भी गिवन नहीं है मिन टर्म के अंदर, ठीक है, मिन टर्म खत्म होगी। ये थी जनाब आपकी मिन टर्म, जिसको आप जो आपको बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी जा सकती थी, लेकिन मैंने आपको कैनोनिकल सम की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा अब आपको गिवन होगी डोंट केयर कंडीशन, डोंट, इसको ऐसे लिखते हैं डोंट केयर, डोंट केयर फॉर्म या डोंट केयर कंडीशन, इसको आप पढ़ सकते हो। अच्छा जी इसमें सर ने क्या किया, हमें गिवन किया लास्ट वाले सारे कॉलम, मतलब ये कहाँ से लेकर 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15, 10 11 से लेकर नेक्स्ट कंटिन्यू। तो 10 गिवन है हमें डोंट केयर कंडीशन के अंदर, 11 गिवन है, 12 गिवन है, 13 गिवन है, 12 13 14 भी गिवन है और 15 भी गिवन है। ठीक है लें जी, ये हमें मिन टर्म गिवन थी और ये हमें उसका डोंट केयर कंडीशन गिवन है। जो बाकी रिमेनिंग मिसिंग सेल हैं वो जो है आपकी क्या होगी मैक्स टर्म होगी, जहाँ पे आप 0 0 पुट करते हो। ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले अब हम ये देखना चाहते हैं कि जनाब हमारी जो मिन टर्म और डोंट केयर कंडीशन गिवन है इसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं। तो ये मैंने आपको बड़ा आसान ट्रिक बताई थी, अभी मैंने बताई थी ना आपको कि देख लो कि आपने अब ये देखना कि आपकी इस मिन टर्म और इस डोंट केयर के अंदर मैक्सिमम सेल का नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम सेल दोनों में अच्छा दोनों में देखना इकट्ठे आपने, ये ना हो एक में देखो। अगर इसमें देखते हो फिर इसमें मैक्सिमम नंबर 7 है, इसमें देखते हो तो इसमें मैक्सिमम नंबर 15 है। तो दोनों में इकट्ठे देखो, तो दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में जनाब सबसे बड़ा वैल्यू है 15। तो इसका मतलब अब हमने जो 2 की पावर लेनी है ना, उसका जो आंसर होना चाहिए ना वो 15 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर 2 की पावर 4 लूँ तो जवाब आता है 16। 16 जो है 15 से ग्रेटर है। इसका मतलब है इस डोंट केयर के अंदर 4 वेरिएबल गिवन है, ये मैंने इस फार्मूले से अखज़ कर लिया। तो चलें ठीक है, अब वो 4 वेरिएबल कौन कौन से हैं वो भी हमें सर ने यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन मुझे पता लग गया कौन कौन से हैं, वो A B C और D हैं। कौन कौन सी 4 वेरिएबल हैं, A B C और D 4 वेरिएबल हैं। ठीक है जी, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है, अब आपने बनाना के मैप। तो के मैप बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लगाते हो आपको पता ना, सबसे पहले आप इस तरह डिवाइडर लगाते हो, डिवाइडर लगा लिया। अब इस डिवाइडर के नीचे और ऊपर इक्वली डिवाइड कर दो अपने इन वेरिएबल्स को। अब कितने वेरिएबल है 4, तो 2 नीचे और 2 ऊपर, मतलब A कॉमा B डिवाइडर के नीचे और उसके बाद C कॉमा D डिवाइडर के ऊपर, C कॉमा D ये डिवाइडर के ऊपर चले गए। अब आपने बड़ा सा एक बॉक्स लेना है, मतलब अपनी वो मिनट के मैप बनाने के लिए। तो यहाँ से ऐसे पकड़ा और ये हमने ले लिया एक बड़ा सा क्या बोला बॉक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया जी बॉक्स बड़ा सा। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर कितनी रोज बनेंगी कि कितने कॉलम बनेंगे, बड़ा आसान है। मैंने कैसे बताया था बोला, मैंने बताया था कि डिवाइडर के नीचे जितने वेरिएबल हैं उतनी 2 की पावर ले लो। तो 2 की पावर 2 जवाब आया 4, यानी 4 रोज बनेंगी। तो यानी 4 फटाफट से रो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम आए और फटाफट से 4 रो बना लेते हैं। तो ये पहली रो हो गई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ओके पहली रो हो गई। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे ये होगी दूसरी रो हमारी, और उसके बाद ये हमारी हो गई जनाब अल्लाह आपका भला करे तीसरी और चौथी रो। चलें जी इतना कर दिया, ओके जी डन हो गया। अब
अब हमने लगाने इसके कॉलम के कितने कॉलम बनेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, डिवाइडर के ऊपर देखो कितने वेरिएबल है, दो की पावर 2 लो, जो आपका 4 यानी 4 कॉलम बनेंगे। तो 4 कॉलम बना लो फटाफट से। तो ये हमने बना लिए 4 कॉलम। बनाने के लिए थोड़ा सा सेल कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये पहला कॉलम बन गया। उसके बाद फटाफट से ये दूसरा कॉलम बना लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके डन। और उसके बाद ये हमारा हो गया तीसरा और चौथा कॉलम, ये कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब इनके कम्बिनेशन लगाओ। तो कम्बिनेशन आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे भला। अगर एक वेरिएबल हो, एक सिंगल वेरिएबल हो, तो फिर 0 और 1 दो कम्बिनेशन बन जाते हैं। और अगर दो वेरिएबल है तो कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 4 कम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि 2 4 कम्बिनेशन कैसे बनेंगे वो आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ग्रे रूल को फॉलो करो। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 0। तो 0 0। अब यहाँ पे बटे के नीचे ये जो 2 बिट्स है ना, ये पहली बिट ए को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी बिट बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस सारी रो के अंदर पहली बिट ए के लिए है, दूसरी बिट बी के लिए है। अच्छा 0 0। उसके बाद ग्रे रूल को फॉलो करेंगे, क्या आएगा 0 1, मतलब राइट बिट चेंज की। अब नेक्स्ट लेफ्ट बिट चेंज करेंगे, मतलब 1 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर लेफ्ट बिट चेंज करेंगे, मतलब 1 0 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी आप कॉम्बिनेशन लगाओ 0 0। अब यहाँ पहली बिट सी को रिप्रेजेंट कर रही है इन तमाम कॉलम्स के अंदर, और दूसरी बिट जो है वो आपके डी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। 0 0 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अब ज़रा जल्दी करूँगा। चलिए ये कम्बिनेशन लगा दिया। अब इन कम्बिनेशंस को देखते हुए हमने इनकी बाइनरी भी लगा सकते हैं पहले, और फिर उस बाइनरी से डेसिमल लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बाइनरी लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट डेसिमल लगा लेता हूँ, क्योंकि बाइनरी लगाएंगे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लगा सकते हैं बाइनरी। कैसे लगाते हैं बाइनरी, वो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में सिखा दिया था कैसे बोला। जिस भी सेल की बाइनरी लगानी हो, पहले उसकी रो की बाइनरी लगाते हैं, फिर उसकी कॉलम की बाइनरी लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो उसकी रो की बाइनरी क्या 0 0, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 0 और 0। फिर उसकी कॉलम की बाइनरी क्या 0 0, तो यहाँ पे लगा देंगे 0 और 0। ठीक है, ऐसे ही आपने सबके अंदर बाइनरी पुट कर देनी। तो लेकिन मैं जल्दी बाइनरी वैसे पुट कर लेता हूँ, सॉरी डेसिमल इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल लेता हूँ इसके। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 3, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है 2 का। इस सेल के अंदर आएगा 100 यानी 4, इस सेल के अंदर आएगा 5, इस सेल के अंदर आएगा 7। तो ऐसे आपको भी ये फिंगर टिप्स पे जो है वो याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। 7, और देखो यहाँ पे आएगा 6, सॉरी 8 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 की बाइनरी है। ये जो सेल है ये बेसिकली 6 की बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, उसके बाद 8 यहाँ पे आएगा, फिर 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 यहाँ पे आएगा, और 11 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 12, फिर यहाँ पे आएगा 13, फिर 13 के बाद यहाँ पे 14 आएगा, और यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, ले जी, ये इस तरह डेसिमल इक्विवेलेंट में डायरेक्ट दिख रही हैं। अब क्या करना है, बड़ा आसान है। सिंपली सबसे पहले अपनी मिन टर्म में देखो कौन कौन से सेल गिवन है, तो 1 3 5 7। तो मतलब ये जो सेल गिवन है इन सेल्स में जाओ, जाके 1 लगा दो। तो पहला सेल क्या है 1, तो 1 वाला सेल ये है, इसमें मैं आया आगे 1 लगा दिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेल कौन सा 3 में जाके 1 लगा दो, तो ये 3 वाले सेल में आया 1 लगा दिया। 5 वाले सेल में जाओ 1 लगा दो, 1 लगा दिया जी। 7 वाले सेल में जाओ 1 लगा दो, ठीक है जी, लगा दिया जी। उसके बाद 10 वाले सेल में जाओ। अब ये देखो, ये अब डोंट केयर कंडीशन है। यहाँ पे जो सेल गिवन है इसमें x लगाना है आपने, तो 10 वाले कॉलम में जाके x लगा दो, ये लो x लगा दिया। उसके बाद 11, तो 11 वाले सेल में जाके x पुट कर देंगे, ये ले x पुट कर दिया। फिर 12 है, तो 12 वाले कॉलम ये है, तो इसमें जाके ऐसे x लगा दिया। उसके बाद फिर 13 वाले कॉलम में जाके x लगा दिया। फिर उसके बाद 14 है, तो 14 वाले कॉलम में जाके क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। उसके बाद 15 है, तो 15 वाले कॉलम में भी इस तरह x लगा देंगे। अब बाकी जो रिमेनिंग कॉलम बचे हैं उसमें 0 0 लगा दो, क्योंकि वो नेक्स्ट टर्म के लिए होते हैं। तो 0 0, उसके बाद ये भी एम्प्टी है, यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, ये भी एम्प्टी है, यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, ये भी एम्प्टी है, यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, ये भी एम्प्टी है, यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। ये लेंगे जी, पूरा के मैप बन गया। अब क्या करना है, अब आपको पता है देखना है किस किस सेल के अंदर 1 है। तो देखो ये 1 है, एक ये 1 है, एक ये 1 है, और एक ये 1 है। ठीक है, अगर 1 को देखूं तो ये देखो इन 4 कॉलम में 1 है, 4 सेल्स में, और ये चारों सेल्स एक दूसरे के साथ क्या है, एडजेसेंट है एक दूसरे के, लिहाजा ये 4 का ग्रुप बन जाएगा इकट्ठा। ये 4 का किस तरह एक ग्रुप बन जाएगा, इन 4 सेल्स को मिलाकर एक ग्रुप बन जाएगा। 1 3 5 और 7 को मिलाकर एक ग्रुप बन जाएगा। ये एक नॉर्मल बंदा करेगा, जिसको डोंट केयर कंडीशन यूज करना नहीं आती, वो क्या करेगा, वो सिंपली 1 3 5 और 7 का ग्रुप बना देगा। वो कहेगा, देखो वो कहेगा कि इस के में आपके अंदर जिन जिन सेल्स में 1 था उनके तो ग्रुप बनाते हैं, तो मैंने 1 1 वाले सेल का ग्रुप बना दिया। अब बस, और कहीं भी 1 नहीं है, तो वो समझेगा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, वो ये समझेगा। लेकिन दोस्तों ये तब करते हैं
जब आपको डोंट केयर कंडीशन गिवन ना हो। लेकिन अगर डोंट केयर कंडीशन गिवन हो ना, तो फिर जनाब 1 वाले सेल और जहां जहां x है उन सेल को मर्ज करके बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात ख्याल रखिएगा, जो ये डोंट केयर वाले सेल है ना, मतलब जिनमें एक्स पुट है, इनको यूज करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब इनके बगैर भी आप बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका बड़े से बड़ा ग्रुप बन रहा हो लेकिन उसमें साथ डोंट केयर कंडीशन वाला सेल भी इंक्लूड हो रहा हो, तो फिर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप उस डोंट केयर कंडीशन वाले सेल को यूज कर सकते हो ताकि आपका बड़े से बड़ा ग्रुप बने। क्योंकि आपको याद है ग्रुपिंग के रूल में आपने पढ़ा था, पहला ही रूल ये था कि मैक्सिमम ग्रुप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, कोशिश करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बने। तो अब 0 वाले सेल को तो आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए 1 वाले सेल के साथ आप डोंट केयर कंडीशन वाले सेल को इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ जो याद रखनी है आपने, वो ये कि पहले कोशिश ये करनी है कि डोंट केयर कंडीशन यूज ना हो। लेकिन हाँ, अगर बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए आपको डोंट केयर कंडीशन यूज करनी पड़ रही है तो फिर उसका एहसान ले लो। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। देखो, दुनिया में रूल है कि आप पहले खुद कुछ करो, किसी से एहसान मत लो, क्योंकि लोग आपको पता है बाद में मतलब आपको वो जितलाते हैं कि मैंने तुम्हें फलां वक्त में आपको ये दिया, मैंने फलां वक्त में ये दिया। तो साइंटिस्ट ने बेसिकली यहीं से ये रूल निकाला हुआ है। तो यानी आपको ये याद होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी रूल है ना, साइंटिस्ट ने जो बनाए हुए हैं वो बेसिकली खुद से नहीं बनाए, वो रियलिटी से देख के बनाए हैं। तो यानी जैसे आपको दुनिया में कहा जाता है कि आप सबसे पहले ये ट्राई करो, कोशिश करो कि किसी का एहसान ना लो। यहाँ पे भी यही रूल है कि कोशिश करो कि डोंट केयर कंडीशन का आपको एहसान ना लेना पड़े। पहले आप सिर्फ 1 वाले जो सेल्स हैं उनको देखो क्या उनका बड़े से बड़ा ग्रुप बन रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको रियलिटी में बड़ी एमरजेंसी पड़ गई, आपको एहसान लेना पड़ गया, तो फिर आप कोशिश करो कि थोड़ा एहसान लो किसी का। ऐसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर आपको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है तो उसके लिए आप कोशिश करो कि अगर आप डोंट केयर कंडीशन की हेल्प ले रहे हो, उससे एहसान ले रहे हो, तो थोड़ा एहसान लो, सारा एहसान ना लो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ दोस्तों, तो ये देखो 1 के अंदर 1 वाले सेल, 3 वाले सेल, 5 वाले सेल और 7 वाले सेल को अगर मर्ज करें तो 4 का ग्रुप बनता है। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये देखो 13 के अंदर भी एक्स है, 15 के अंदर भी एक्स है, 9 के अंदर 0 है और 11 के अंदर एक्स है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ठीक है, ओके एक्स है। तो उसके बाद मुझे ये बताएं क्या यहाँ पे बड़े से बड़ा ग्रुप बन सकता है अगर मैं एक्स को साथ मिलाऊं? तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे देखूं तो इस एक्स और इस एक्स को अगर मैं दोनों को मर्ज करके इस वाले ग्रुप में अपने ऐड करूँ तो ये 6 का ग्रुप बन सकता है, मतलब बड़े से बड़ा ये 6 का ग्रुप बन सकता है। लेकिन हम 6 का ग्रुप बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता है कि 6 का ग्रुप नहीं बनता, ग्रुप वो बनता है जो 2 की पावर बन रहा हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी एक्स होता, मान लो इस 9 वाले सेल में भी एक्स होता, तो फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने ये 8 का बड़ा सा ग्रुप बनाना था, मतलब इन 8 का ग्रुप बना लेना था। लेकिन यहाँ पे मजबूरी ये है कि यहाँ पे 9 वाले सेल के अंदर 0 है, तो अब मैं इसका ग्रुप नहीं बना सकता बड़े से बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एहसान नहीं लूँगा इन 2 डोंट केयर का, अब मैं सिर्फ इस 4 का ग्रुप ही बनाऊँगा। समझ आ गई बात की? एहसान तब लेते हैं जब बड़े से बड़ा ग्रुप बन रहा हो। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा अचानक से 9 वाले सेल में एक्स नहीं है, लिहाजा अब मैं बड़े से बड़ा ग्रुप नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो आप इजीली अपनी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, वरना आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर गौर करो आप, तो यहाँ पे देखो सर ने यहाँ पे 9 के अंदर भी एक्सपोर्ट किया, ये कैसे आ गया? तो यहाँ पे देखते हैं 9 वाले सेल कौन सा बड़ा, ये देखो 7, 8 और 9 वाले सेल में तो एक्स है नहीं था, फिर सर ने कैसे वहाँ पे लगा दिया? तो मेरे ख्याल से सर ने ना बाई मिस्टेक लगा दी यहाँ पे, या आपको मेरे ख्याल से समझाने के लिए ऐसे किया। हाँ ये देखो सर ने आपको समझाने के लिए एक्स लगाया खुद से। तो चलो फर्ज करते हैं मैं भी सारे वाले रूल को फॉलो करता हूँ। मान लो सर ये सारे ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखो 0 है तो फिर क्या होगा, फिर सिर्फ ये 4 का ग्रुप ही बनेगा, फिर ये 4 का ग्रुप ही सिर्फ बन सकता है मैक्सिमम बड़े से बड़ा, और बस यही ग्रुप बनेगा। इसकी आप बाइनरी लिख लो। चलो इसकी बाइनरी कैसे, इसका सॉरी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये जो आपने 4 का ग्रुप बनाया सेल 1, 3, 5 और 7, इन चारों में देखो कॉमन क्या है। सबसे पहले रो में कॉमन देखते हैं। तो 1, 3, 5, 7 के अंदर जो रो है वो कौन कौन सी है, कि ये वाली रो है और एक ये वाली रो है। इन दोनों रो में कॉमन देखो क्या वैल्यू है, तो ए की वैल्यू देखो कॉमन है, ए की यहाँ पे जो पहली बीट है वो कॉमन है। देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, लेकिन वो 0 है तो ए के ऊपर 12 आएगा, मतलब यहाँ पे हमारा बनेगा ए 12 आ जाएगा। उसके बाद देखो बी की वैल्यू यहाँ पे इस रो में 0 है, इस रो में 1 है, लिहाजा ये कॉमन नहीं है। अब हम देखेंगे कॉलम के लिहाज से, तो 1, 3, 5 और 7 के कॉलम ये वाले हैं, एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। इन दोनों कॉलम में देखो कौन सी बिट
कॉमन है। तो देखो पहली यहाँ पे पहली बिट है 0, यहाँ पहली बिट है 1, ये कॉमन नहीं है। दूसरी बिट है 1, यहाँ भी 1 है, तो ये दूसरी बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डी को, लिहाजा हम लगा देंगे डी, और डी के ऊपर बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डी की यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है, जो हमें कॉमन मिली है। तो अगर 1 हो तो डी कम बार नहीं लगाते, अगर 0 हो तो बार लगाते हैं। दें जी, ये हमारा आंसर आया किसके अकॉर्डिंग? इस ग्रुप के अकॉर्डिंग। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो ये है, मान लो सर कहते हैं अगर इस 0 की जगह पे x होता, फर्ज करते हैं कि इस 0, ये दूसरा सिनेरियो है, वैसे आपका ओरिजिनल आंसर यही है, ये मैं एग्जांपल करवाने लगा हूँ। मान लो अगर यहाँ पे इस 9 के अंदर भी x होता, तो फिर हमने क्या करना था? फिर देखो, फिर 4 ये 1 वाले सेल्स और 4 ये x वाले सेल्स जिनमें x पुट है, तो फिर मैंने क्या करना था? इन 8 का बड़ा एक ग्रुप बनाना था। ये देखो जरा गौर करो, इन 8 का फिर मैंने क्या करना था? एक बड़ा ग्रुप बना लेना था। ठीक है, फिर मैंने x का एहसान ले लेना था। शर्त यह कि यहाँ पे x होता, लेकिन यहाँ पे x नहीं था, अनलकीली। लेकिन सर बता रहे हैं कि अगर मान लो कि 9 वाले सेल के अंदर x होता, तो फिर हमने क्या करना था? फिर हमने बड़ा ग्रुप बनाना था 8 का। लेकिन जो बाकी रिमेनिंग सेल बचे हैं उनको हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि उनमें कहीं भी 1 नहीं है, क्योंकि ग्रुप वो बनता है जिस, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, आप जो भी ग्रुप बनाते हो ना, उस ग्रुप पूरे ग्रुप के अंदर कम से कम एक सेल ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें 1 हो। अगर आपके ग्रुप के अंदर एक भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें 1 नहीं है, तो समझो वो ग्रुप आपने गलत बना दिया। ये भी याद रखिएगा, ये बड़े से रूल है के मैप के, जो आपको सारे याद होंगे तो आप देन ही जो है अच्छे से के मैप को सॉल्व कर सकते हो। तो ये फाइनल रूल समझ लें, ये फाइनल रूल है कि ग्रुप वो बनता है जिसमें कम से कम एक सेल जो है वो 1 हो, चाहे बाकी सारे सेल x हो, लेकिन एक सेल कम से कम ऐसा हो जो कि 1 होना चाहिए। समझ आएगी बात की? और दूसरा इसी के साथ एक और रूल ये भी है कि पूरे ग्रुप के अंदर एक सेल ऐसा जरूर होना चाहिए जो किसी और ग्रुप के अंदर इंक्लूड ना हो। मान लो आपके मान लो एक ग्रुप है 2 सेल का, जिसके अंदर एक सेल ऑलरेडी किसी और ग्रुप में शामिल है, लेकिन दूसरा सेल फिर ऐसा जरूर होना चाहिए जो बिल्कुल न्यू है, जो किसी और ग्रुप में शामिल नहीं है। लेकिन मान लो अगर दोनों सेल, जिस 2 सेल का आप ग्रुप बना रहे हो, मान लो वो दोनों सेल ऑलरेडी किसी और ग्रुप में शामिल है, तो फिर इनका नया ग्रुप नहीं बनेगा। ये भी बात याद रखिएगा, नया ग्रुप तब बनता है जब कम से कम एक सेल ऐसा हो जो किसी और ग्रुप का पार्ट ना हो। दूसरा रूल, जो भी ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में कम से कम एक सेल ऐसा हो जिसमें 1 पुट हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स आपने याद रखने हैं। चलें जी, तो ये मैंने आपको करवा दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, डोंट केयर कंडीशन भी आपको करना आ गई है, सारी आपको समझ आ गई है। ये देखें यहाँ पे अब एक और एग्जाम्पल सर समझा रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल वैसे ही आपने खुद इसको ट्राई करना है, मैंने नहीं करवाना, क्योंकि मैंने आपको जो करवाना था करवा दिया। लेक्चर खत्म हो गया, उम्मीद करता हूँ जितनी डिटेल से मैंने बता दिया ना, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।